डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 4 राजनीति विज्ञान कार्यपालिका और कार्यपालिका में आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की स्थिति एवं उसके कौन कौन से कार्य हैं, या यूँ कहें कौन कौन सा काम करता है। तो देखो, भारत का प्रधानमंत्री है विश्व के शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक है। विश्व के शक्तिशाली जो शासक हैं, प्रधानमंत्रियों का नहीं, शासक हैं, उनमें से एक है। अलग अलग देशों के शासक जो हैं अलग अलग हैं। आपने पढ़ा संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इन तीनों ही व्यवस्थाओं में आपने ये अध्ययन किया कि जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें वास्तविक प्रधान वही होता है, सरकार का प्रधान भी वही होता है, अर्थात राष्ट्रपति की सर्वस्व भूमिका होती है। उसी प्रकार अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जैसे श्रीलंका में है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों का बराबर अधिकार होता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत का जो प्रधानमंत्री है इसका चुनाव तो प्रत्यक्ष रीति से होता है, लेकिन राष्ट्रपति है उसको गणतंत्रात्मक आ गए नहीं, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है, जो आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो। भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां, और राष्ट्रपति की शक्तियों में से एक चीज आपने पढ़ी थी राष्ट्र अनुच्छेद, पहले तो 52 पढ़ा था पद की स्थिति, और अनुच्छेद 53 पढ़ा था। क्या अनुच्छेद 53 में यह लिखा हुआ है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। इसका मतलब ये आया नीचे कि वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा, यानी संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति स्वयं काम नहीं करता है, वो अपने अधीन जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में कार्य करवाता है। मतलब स्वयं कानून न बना करे, किसके माध्यम से कानून बनवाता है भाई? वो दूसरे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से कानून बनाता है। अब यही बात अनुच्छेद 74 में दोबारा दोहराई गई, यही बात 74 में दोबारा कही गई। प्रश्न आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के में क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। और इसी में यह लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका ये राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 74 जो एक है, 74(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सहायता या मंत्रणा के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में से होगा, यानी संसद का कोई भी सदस्य है वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति किसके लिए बाध्य है भाई? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। ये प्रधानमंत्री की स्थिति है। मतलब 53 में क्या लिखा हुआ है, 74 में क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता से अब तक के प्रधानमंत्रियों में शक्तिशाली प्रधानमंत्री की बात करें, स्वतंत्रता से वर्तमान संदर्भ तक की बात करें, हम थोड़ी यदि नजर डालें इन पर प्रधानमंत्रियों के दौर पर, तो देखो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री बना वो बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये वैसे तो अंतरिम सरकार का ही प्रधानमंत्री बन गया था जब हम स्वतंत्र हुए थे ना, उस दौरान अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी सरकार के प्रधानमंत्री थे भाई? अंतरिम जो सरकार बनी थी उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? 52 में चुनाव हो गए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। अप्रैल में पहली संसद बन गई, और संसद बनते ही लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए 1952 में। 52 में से कब तक रहे? इनकी मृत्यु हुई
27 मई 1964 को, तो मृत्यु पर्यंत रहे। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु पर्यंत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। इनकी मृत्यु होने के बाद में उस दौरान दो चेहरे सामने थे प्रधानमंत्री बनने के। पहला था मोरारजी देसाई और दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बड़े सज्जन आदमी थे, सबसे योग्य आदमी थे। एक बार कोई रेल दुर्घटना, रेल मंत्री थे तो रेल दुर्घटना हो गई थी और रेल दुर्घटना होते ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया कि मेरे कार्यकाल में यदि रेल दुर्घटना हो गई, इस रेल दुर्घटना का संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं। गरीब परिवार से थे, इसलिए खूब पढ़े, जनता की भावनाओं को समझते थे, शासन कैसे करना ये सब जानते थे। इसलिए सभी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मानना था किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री भाई? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाए। तो 1964 में 27 मई के बाद में 6-7 मई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री बन गए। तो 1964 से 1966 में इनकी 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता करने गए थे, वहां इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक के कारण। इसके बाद में वही समस्या दोबारा आ गई। शास्त्री जी, वो मोरारजी देसाई दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन फिर इसमें चुनाव हुआ कांग्रेस में और कांग्रेस के वरिष्ठ और ताकतवर जो नेता थे वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो 1966 में कौन प्रधानमंत्री बन गई भाई? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई 1966 में। अब 66 के बाद में 71 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, लेकिन कांग्रेस ने इन्होंने ये कहा कि जो मजबूत कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में है। तो 1966 से रही है, फिर 71 में दोबारा चुनाव हुए, वो चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने 77 में आपातकाल लागू कर दिया और 75 में आपातकाल लागू कर दिया, 75 में आपातकाल रहा, 76 में रहा, 77 में नए सिरे से चुनाव हुए और जब चुनाव हुए तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई 18 महीने प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने बाहरी समर्थन देने की बात कही थी कि आपको बाहरी समर्थन देंगे, लेकिन वो बाहरी समर्थन देने से मना कर दिया और चौधरी चरण सिंह ने थोड़े दिनों में अपना त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद में प्रधानमंत्री नए सिरे से 80 में चुनाव हुए। 80 में चुनाव होने के बाद में 80 का जो दौर था, इस 80 के दौर में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद में 84 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हत्या के बाद में उसका पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना। वो 89 तक रहा, 90 तक, और 89 में उनकी भी हत्या हो गई। 90 में 90 से लेकर 1999 का जो काल था ये संक्रमण का काल था। कोई भी दल की स्पष्ट बहुमत, कोई 2 साल रहे, कोई 1 साल रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे। 99 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन के लिए और 13 दिन के बाद में 13 महीनों के लिए, फिर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 2014 से वर्तमान तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। यानी एक संक्रमण जो काल था हमारे यहाँ वो 90 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। यहाँ किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, इसलिए गठबंधन की सरकार बनाते बढ़ती बिगड़ती ऐसे कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा। हम बात करते हैं कि इनमें से सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन कौन माने जाते हैं। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान संदर्भ की बात कर ले हम तो नरेंद्र मोदी। ये तो है शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के रूप में भारत के। कमजोर की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल, कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में बात करें इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, होडे गोडे देवगौड़ा नाम था इसका, HD देवगौड़ा आदि।
ये थे कमजोर, और बाकी सामान्य स्थिति वाले यानी शक्तिशालियों की बात करें तो ये थे, कमजोरों की बात करें तो मतलब इनका कार्यकाल न प्रभाव नहीं था, कमजोर का बस शरीर से कमजोर नहीं, इनका प्रभाव कम था, शासन संचालित करने में इनकी भूमिकाएं जो थी वो कम थी, समझे ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री 74 में इसका प्रावधान किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, समझ गए। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की रचना है वो किसमें होती है। तो देखो मंत्रिपरिषद की यदि रचना की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है 74(1) में कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श या मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, या दूसरे शब्दों में हम बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करके राष्ट्रपति को लिस्ट देगा, राष्ट्रपति उनको नियुक्ति कर देगा। दूसरे शब्दों में बात करो यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री जो है उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है, 74(1) में। मतलब दूसरे शब्दों में या कितनी भी बार बात कर लो आप कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्या कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। यह है मंत्रिपरिषद का गठन या रचना। अब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो अभी मैंने बताया वही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कर लो तो भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, यह है ना। तो देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें हम कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 की बात कर लें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, है ना। अब हम बात कर लें इसके बाद यदि 74 में तो मंत्रणा के लिए होगी, और बात कर लें हम अनुच्छेद 75 में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा। बहुमत दल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा की सदस्य संख्या 545 और 545 में 2 का भाग देना प्लस 1 करना है, तो इसमें 273 सदस्य यदि इसके पक्ष में हैं, मतलब जिसके पास 273 सांसद हैं उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए न्योता देगा या आमंत्रण देगा कि भाई आप आओ और प्रधानमंत्री बनो। जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो उससे बहुमत सिद्ध करना है। मान लो किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, इतनी सीटें नहीं है, 273 सीटें नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए क्या करेगा, स्वविवेक का प्रयोग करके सबसे बड़े दल के नेता को, यानी जो चुनकर आए, जैसे मान लो किसी के पास 200 सीटें हैं तो सबसे बड़ी ये हो गई मान लो, तो उसके जो नेता है उसको प्रधानमंत्री का निमंत्रण देगा, प्रधानमंत्री बनो और बहुमत सिद्ध करो। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना आवश्यक है। मान लो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई गठबंधन हो जाता है, जैसे वर्तमान में यूपीए का एनडीए का गठबंधन है, तो जिस भी गठबंधन की सरकार मतलब स्पष्ट बहुमत मिल जाता तो गठबंधन का जो नेता होगा उस नेता को क्या बनाया जाएगा भाई, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये जो गठबंधन की सरकार संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई थी, जिसने 26 दलों को साथ लेकर शासन प्रबंध किया था। 26 दल एक साथ, एक घोड़े का सवार था वो, 26 दलों को साथ लेकर चलता था। और वर्तमान में भी गठबंधन की सरकारें हैं, उसके बाद तो जितनी भी सरकारें बनी है 99 के बाद, वो गठबंधन की कोई कभी यूपीए की बनी है, कभी एनडीए की बनी है सरकारें, लेकिन बनी है गठबंधन की सरकारें, है ना। तो गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें सभी दलों को साथ लेकर चलने की बात, सभी को राजी रखने की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में करेगा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसको क्या बनाएगा भाई, प्रधानमंत्री बना देगा। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। अब है मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा। अगली बात,
मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का बंटवारा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और वही विभागों का बंटवारा करेगा। विभागों का मतलब है किसी को कैबिनेट मंत्री बनाना, किसी को राज्य मंत्री बनाना, किसी को उप मंत्री बनाना। ये तो हो गए 3 प्रकार के मंत्री। अब विभाग बांटेगा, किसी को गृह मंत्री बनाएगा, किसी को विदेश मंत्री बनाएगा, किसी को रक्षा मंत्री बनाएगा, किसी को कृषि मंत्री बनाएगा, किसी को शिक्षा मंत्री बनाएगा, किसी को रेल मंत्री बनाएगा, किसी को वित्त मंत्री बनाएगा। ये समस्त प्रकार के जो मंत्री हैं इनका निर्माण करना और इनके मध्य विभागों को बांटना। विभागों का मतलब अभी समझ गए ना, ये कोई विभाग स्वतंत्र रूप से उनको दे दिया कि भाई इस विभाग की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। चिकित्सा का दे दिया तो चिकित्सा के संदर्भ में जो भी नए आयाम लाने हैं, कोई काम नहीं हो रहा उसको काम करवाना, ये उसकी जिम्मेदारी। तो ये विभागों का बंटवारा भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, उनको विभाग देगा और विभागों का बंटवारा करेगा, विभागों को बांटने का काम करेगा कि कौन से विभाग का कार्य किसको करना है। यानी विभाग देने का, समस्त प्रकार के कार्यों का संचालित करने का कार्य तो राष्ट्रपति का है, लेकिन यह समस्त मंत्रणा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यह था। अगला है मंत्रियों के प्रकार। भाई अभी हम बात कर रहे हैं मंत्री, तो मंत्रियों के कितने प्रकार है? मंत्रियों के 3 प्रकार। कितने प्रकार है मंत्रियों के? 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है सबसे पहला कैबिनेट मंत्री, जिसे विशेष मंत्री भी कह सकते हैं। बैठक में, कैबिनेट की जो बैठक होती है इसमें यही भाग ले सकते हैं और अपने अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। जो भी इनको विभाग दिया जाता है उसका वो स्वतंत्र प्रभारी होता है। जैसे वित्त मंत्री है, जैसे गृह मंत्री है, जैसे विदेश मंत्री है, जैसे रक्षा मंत्री है, जैसे रेल मंत्री है, ये सब चिकित्सा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। और जब भी प्रधानमंत्री की कोई बैठक, विशेष बैठक लेनी होती है, कैबिनेट की बैठक लेनी होती है, तो इसमें ये कैबिनेट मंत्री ही पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। राज्य मंत्री और उपमंत्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रथम दर्जे के मंत्री हैं और स्वतंत्र, अपने अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। दूसरा है प्रकार के जो मंत्री हैं वो है राज्य मंत्री। ये हैं द्वयम दर्जे के मंत्री या दूसरे दर्जे के मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद जो दूसरी श्रेणी है वो किसकी है? राज्य मंत्रियों की है। ये स्वतंत्र प्रभारी भी हो सकते हैं अपने विभाग के, और इनके अधीन जो विभाग है तो इनकी सहायता और परामर्श भी ये काम कर सकते हैं। दोनों प्रकार के हो सकते हैं ये। मतलब या तो स्वयं को स्वतंत्र प्रभार दे दिया कोई भी विभाग का, या ये जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उन कैबिनेट मंत्री का सहायक मंत्री बना दिया जाता है कि यदि वो काम नहीं कर पाता है, देखरेख नहीं कर पाता है, तो देखरेख की दोबारा दूसरी जो जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? राज्य मंत्री की होगी। ये है। इसके बाद आता है तीसरे प्रकार के मंत्री, जिसे हम कहते हैं उप मंत्री। ये तीसरे दर्जे के होंगे मंत्री और ये कभी स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते। उपयुक्त 2 प्रकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, उन स्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्ति को ये सहायतार्थ या परामर्श काम करते हैं। ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। इसके अलावा वर्तमान में एक नई परंपरा और आ गई है जिसे हम कहते हैं संसदीय सचिव। हालांकि ये मंत्रियों का रूप नहीं है, फिर भी मंत्री मानते हैं अपने आप को क्योंकि प्रतिष्ठा इनकी बराबर ही है। संसदीय सचिव, ये जो संसदीय सचिव है इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। इन ऊपर वाले तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सिफारिश प्रधानमंत्री की हो सकती है लेकिन राष्ट्रपति का काम है। जबकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने का काम भी प्रधानमंत्री का है, शपथ ग्रहण करवाने का काम भी प्रधानमंत्री का है और त्यागपत्र स्वीकार करने का काम भी प्रधानमंत्री का है। जबकि उपयुक्त तीनों प्रकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनका शपथ ग्रहण करवाने का काम भी राष्ट्रपति का है, विभागों का बंटवारा करने का काम भी राष्ट्रपति का है और शपथ ग्रहण के बाद में इनको विभाग दे दिया, इसकी यदि वापिस त्यागपत्र यदि ग्रहण करना है तो भी किसका काम है? राष्ट्रपति का है। ये है संसदीय सचिव।
अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, या वर्तमान में आकार की यदि बात करें तो पहले होता क्या था भाई, राज्य रखने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी जाती, किसी को भी मंत्री बना दिया जाता था। जो को बनना चाहे, ऐसा लगे कि थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला मंत्री बनाओ, और मंत्री बनाते ही काम तैयार था। लेकिन उससे सरकार पर भार बढ़ गया था, मंत्री का वेतन बढ़ गया और बहुत सारे भार बढ़ गए। इसलिए सरकार ने एक संविधान संशोधन किया। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा संविधान संशोधन किया भाई? 91वां संविधान संशोधन 2003 किया। इसके अनुसार यह तय किया गया कि मंत्री जो है वो अधिकतम कितने हो सकते हैं। मंत्रियों की संख्या की बात करें तो इन्होंने बताया कि लोकसभा की सदस्य संख्या जितनी है, कितनी है? 545 का 15% सदस्य क्या बन सकते हैं भाई? मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। और 15 से इससे मल्टीप्लाई 15 इंटू 100, तो इसमें 2 पर इसके 15.75, और उससे करेंगे तो अधिकतम जो मंत्री होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 82। काट के देख लो चाहिए। इसको बाद 5 का भाग दें तो 3, इसमें 5 का भाग दें तो 20, और इसको 5 इससे गुणा करेंगे 3 से तो 5 तिये 15, हासिल 1, 4 तिये 12, 13 और 5 तिये 15 और 1 16। इसमें भाग देंगे 20 का, 2 का भाग दे लो, आगे 8, 16, 3, 1, आगे पॉइंटों में आएगा, इसलिए कितने मंत्री हो गए? 82। यानी वर्तमान में बात करें हम तो कितने मंत्री बन सकते हैं भाई? 82 मंत्री बन सकते हैं। और वर्तमान में है कितने? 78 मंत्री, यानी लगभग अपना आंकड़ा बराबर के पास पहुंच चुका है। फिर भी 3-4 मंत्रियों की जगह छोड़ रखी है, कोई नाराज हुआ है ना, आओ साथे बन जाओ मंत्री। समझ गए? ये था मंत्रियों के प्रकार। अब हम बात कर लें मंत्रियों के प्रकार के बाद की कार्यकाल। किसकी बात करें भाई? कार्यकाल। देखो भारतीय संविधान में तो यह लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। क्या लिखा हुआ है? कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन यदि व्यवहारिकता की बात करें तो व्यवहारिकता यह है कि लोकसभा में विश्वास मत जब तक है तब तक अपने पद पर रह सकते हैं। जिस दिन विश्वास मत खो गया उस दिन संपूर्ण मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक इसमें लोकसभा में उनका विश्वास है, बहुमत है, तब तक मंत्री बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संसद के कार्यकाल के साथ ही साथ इनका कार्यकाल चलता है। संसद का कार्यकाल समाप्त हो जाए, संसद भंग हो जाए तो ये भी अपना कार्यभार छोड़ देते हैं। पद नए सिरे से चुनाव होते हैं तो नया प्रधानमंत्री बनेगा, वही मंत्रिपरिषद बनाएगा। क्लियर? अब हम बात कर ले इसके शपथ ग्रहण समारोह की। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, है ना, तो इसको शपथ कौन दिलाता है भाई? तो देखो इनको 2 प्रकार की, एक तो पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। 2 प्रकार की शपथ। एक तो पद की शपथ, मतलब मैं मेरे पद का कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूंगा, मेरे पद में जो भी मेरे पद की गरिमा है इस गरिमा को मैं बनाए रखूंगा और पद का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, पद की प्रतिष्ठा को मैं बरकरार रखूंगा। और गोपनीयता का मतलब है मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेगी उसको मैं गोपनीय रखूंगा, मैं किसी दूसरे को ये गोपनीय। तो ये 2 प्रकार की शपथ इनको दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इनको पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये हो गई शपथ। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका, यानी वो काम क्या करेगा प्रधान। ये तो पूरे हुआ मंत्रिपरिषद का निर्माण और इसका हेड बना दिया किसको? प्रधानमंत्री को। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। क्या क्या काम है प्रधानमंत्री के, कौन कौन से काम करेगा प्रधानमंत्री, क्या स्थिति है इसकी,
तो देखो प्रधानमंत्री की यदि बात करें हम, तो जो काम आपने अभी पढ़े हैं लगभग लगभग वही काम है, इनका सबका हेड बनना है, बस इतना ही काम करना है। प्रधानमंत्री की स्थिति जो पढ़ी है ना हमने कि मंत्रिपरिषद का निर्माण है, ये सब मंत्रियों का हेड वही रहेगा, बस यही काम। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रधानमंत्री के, इसमें आप जल्दी समझ में आ जाएगा, जो आपने पढ़ा है वही दोबारा पढ़ना है। देखो पहला काम है इसका, अभी हमने पढ़ा ना मंत्रियों की नियुक्ति करना। पहला काम क्या करेगा ये, मंत्रिमंडल, यानी पहले तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम क्या करेगा भाई, ये मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता। हालांकि शपथ ग्रहण ये तो राष्ट्रपति करवाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इनका निर्माण कौन करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री करेगा। कितने प्रकार के मंत्री बनाएगा, अभी आप पढ़ चुके हो, 3 प्रकार के मंत्रियों का निर्माण, जिसमें सबसे पहला कैबिनेट मंत्री का निर्माण, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। इन तीनों प्रकार के जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों का निर्माण भी कौन करेगा भाई, प्रधानमंत्री का, यानी कैबिनेट की बैठक बनाने, ये सब काम, पहला काम प्रधानमंत्री बनते ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, और मंत्रिपरिषद का निर्माण करके लिस्ट किसको दे देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उसको शपथ ग्रहण समारोह करवाएगा, शपथ दिलाएगा। कितने प्रकार की शपथ अभी पढ़ी हमने, 2 प्रकार की शपथ इसको दिलाएगा। दूसरा काम है इसका विभागों का बंटवारा। दूसरा काम क्या है भाई, विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारे की बात कर लो आप, तो किसे कहेंगे, विभागों का बंटवारा की यदि बात करें, अब सब मंत्री बन गए, शपथ ग्रहण हो गया, किसको कौन सा पद देना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है। जितने भी प्रकार के मंत्री, शिक्षा, चिकित्सा, जितने भी बहुत सारे प्रकार के मंत्री हैं, ये मंत्रिमंडल बनाने के बाद क्या करेगा, विभाग बांटेगा। इसको शिक्षा मंत्री दे दिया, इसको गृह मंत्री बना दिया, इसको विदेश मंत्री बना दिया, इसको रक्षा मंत्री। ये विभागों का बंटवारा करने का काम भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। यानी विभागों का बंटवारा करना, पहला काम तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, मंत्रिपरिषद के निर्माण के बाद में वो विभागों का बंटवारा करेगा। इसके बाद में मंत्रालयों का प्रभारी रहेगा वो भाई, इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तीसरा काम है मंत्रालयों का प्रभारी। मान लो जितने विभाग बांटने वो तो बांट दिए, किसी को रक्षा बना दिया, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जितने हैं बांट दिए। शेष बचे हुए हैं उनका, जितने भी शेष विभाग बट गए उन सब का अधिकारी, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो, समस्त प्रकार के अधिकारों की देखरेख करने वाला कौन होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी मंत्रालयों का प्रभारी, जितने भी मंत्री, इसके अतिरिक्त जिसको भी विभाग बांटा है उन विभाग की देखरेख करने का काम जो होगा, जिसको भी जो विभाग मिला, किसी को शिक्षा का मिला, किसी को गृह का मिला, किसी को विदेश, तो उनको भी क्या होगा, उनकी देखरेख करेगा, और जो शेष बच गए उन विभागों को अपने अधीन रख के उनको भी संचालित करने का काम करेगा, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। यह था विभागों का बंटवारा। इसके बाद संसद और कैबिनेट के मध्य की कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है भाई, संसद एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी का कार्य करता है। संसद एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी का मतलब क्या है कि संसद की कोई बात मंत्रिपरिषद को मनवानी है और मंत्रिपरिषद की कोई बात संसद को, यानी आपस में सामंजस्य बैठाने का काम, आपस में तालमेल बैठाने का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। नहीं तो संसद यदि मान लो विश्वास मत खो दे संसद में, तो त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसलिए संसद के ऊपर नियंत्रण करने का काम, किसको राजी रखना, किसको करना, किससे कौन सा काम करवाना, किसको विभाग बांटना, यह समस्त काम तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा संसद और मंत्रिपरिषद के मध्य किसी बात को, जैसे प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना, निंदा का प्रस्ताव लाना, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती, ये बहुत सारे प्रस्तावों के माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन
इनको नियंत्रण करने से पहले इनका प्रश्न देना, इनका जवाब देना, इनका नहीं देना, ये प्रश्न काल में पूछा गया, इसका जवाब क्या होगा, ये सब के सब काम कौन करवाएगा? प्रधानमंत्री मंत्रियों से करवाएगा, या यूं कहें मंत्रिपरिषद से। ये समस्त प्रकार के इनके मध्य सामंजस्य बैठाने का काम, इनके मध्य तालमेल बैठाने का काम प्रधानमंत्री करता है। अगला है राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है। और क्या काम करेगा? राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी का काम करेगा। मतलब राष्ट्रपति की कोई सूचना मंत्रिपरिषद को देनी है और मंत्रिपरिषद की सूचना राष्ट्रपति को देनी है, दोनों में तालमेल बैठाने का काम भी कौन करेगा? यही करेगा। इसके अलावा सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सरकार का प्रतिनिधित्व, विदेशों में जाना है, किस देश के साथ समझौता करना है, किस देश के साथ संधि करना है, किस देश के प्रतिनिधि को भारत बुलाना है, भारत की विदेशी यात्रा करनी है। वर्तमान प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं, ये प्रधानमंत्री का ही काम है। यानी विदेशी दौरा करना, विदेशियों को यहाँ बुलाना, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाने की बात करना, जो भी काम करना है उनका प्रतिनिधित्व करना है, उनसे बातचीत करना है, तालमेल बैठाना है। समस्त प्रकार के कार्यों का जो संचालन है वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और प्रधानमंत्री इतने प्रकार के कार्यों के अलावा समस्त प्रकार के देश का जो शासन प्रबंध है, सरकार का जो शासन प्रबंध है, वो किसके नाम पर चलता है भाई? प्रधानमंत्री के नाम पर ही चलता है। यानी समस्त प्रकार के शासन की व्यवस्थाओं को संचालित करने का जो काम है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व क्या है? मतलब ये जो आपने मंत्रिमंडल बनाई, मंत्रिपरिषद बनाई, प्रधानमंत्री की स्थिति, काम पढ़े, अब ये और कौन कौन से कार्य करता है, कैसे काम करता है, जो पढ़ा है उसी को दोबारा रिवाइज कर लो। किताब में अलग दे रखा है इसलिए दोबारा पढ़ लो इसको। रिवाइज टॉपिक है ये एक तरह से। और कौन कौन से कार्य करता है? तो सबसे पहले यदि बात करें प्रधानमंत्री की, तो भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक है। विश्व के जितने भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री की जगह बात कर लें, शासन जो अध्यक्ष है इन शासनाध्यक्षों में से एक है। शासनाध्यक्ष की बात करें हम तो कौन कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति, इसके बाद बात कर लें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जापान का प्रधानमंत्री, उसी प्रकार भारत का प्रधानमंत्री क्या है? शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। अन्य जो शक्तिशाली शासनाध्यक्ष है उसी प्रकार भारत का भी प्रधानमंत्री एक है। वह सरकार का मुखिया होता है। अब यहां दो चीजें हैं, एक तो सरकार का मुखिया और एक राज्य का मुखिया। तो भारत में राज्य का मुखिया तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रश्न आता है, यानी प्रधानमंत्री, देखो सरकार का मुखिया तो कौन है भाई? प्रधानमंत्री, वह सरकार का मुखिया होता है ना, लिखते रहना इनको। और दूसरा, राज्य का मुखिया या राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या अन्य कोई संचालन संस्था जो कानून बनाने का काम कर रही है, उन समस्त कानून बनाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करने का या उनकी देखरेख में किन्हीं प्रकार के कानून बन सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जैसा चाहेगा उसी अनुरूप कोई भी कानून बन सकता है। यानी जो भी संस्थाएं हैं। इसके अलावा नंबर 2 यदि बात करें, पहली विशेषता तो आपने क्या पढ़ा कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली, विश्व के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक है और वो सरकार का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। शासन संचालित उनके नाम पर होता है, जबकि व्यवहारिक रूप में समस्त प्रकार के कानून जो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उस पर संपूर्ण प्रकार का नियंत्रण, कानून बनाने का नियंत्रण किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा। दूसरी बात, वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग, प्रश्न आता है कई बार। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग था। उस योजना आयोग का ही परिवर्तित नाम क्या है? नीति आयोग है। तो ये नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रश्न आता है कई बार कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और पहले नीति आयोग का क्या नाम था? पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग।
जो एक संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग संविधानेतर संस्था का मतलब है संविधान बनने के बाद बनी थी। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और जो योजना आयोग है वो 15 मार्च 1950 को। तो 26 जनवरी के बाद में फरवरी और मार्च इसके बाद हुआ था और इसका अध्यक्ष जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। वर्तमान में जो नीति आयोग है इस नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नंबर 2 है प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक, तीसरा नंबर है प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। समस्त प्रकार के शासन प्रबंध करने का जो कार्य है, समस्त प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को संचालित करने का जो कार्य है वो किसका है? प्रधानमंत्री का है। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति करना, उनके मध्य विभागों का बंटवारा करना, बीच में विभागों को अदल बदल करना, किसको कौन सा मंत्री बनाना है ये काम करना किसका काम है भाई? प्रधानमंत्री का ही कार्य है। यानी वास्तविक शासन प्रबंध करने का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री का ही है, या दूसरे शब्दों में कहें प्रधानमंत्री ही सब प्रकार के कार्यों को संचालित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होंगी, चाहे वो कैबिनेट की बैठकें हो चाहे मंत्रिपरिषद की बैठकें हों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये, एक तो मंत्रिमंडल जिसे हम कैबिनेट कहते हैं और एक आता है मंत्रिपरिषद। क्या अंतर है भाई दोनों में, या एक ही है? भारतीय संविधान में यह शब्द कहीं नहीं मिलता। जहां भी आपको पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, यानी इसमें हम थोड़ा सा अंतर देख लें है क्या। मंत्रिमंडल है उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद जो है इसमें सभी मंत्री होते हैं। अभी आपने पढ़े ना मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यदि सभी होंगे तो इसका आकार, केवल कैबिनेट है तो आकार कितना होगा? आकार छोटा होगा। और इसका आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में मंत्रिमंडल की तुलना में आकार क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार सभी मंत्रियों का है, क्योंकि तो कैबिनेट मंत्री है तो सभी को है। जबकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होंगे, उन्हीं को भाग लेने का अधिकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो यह मंत्रिमंडल की कोई बैठक हो या मंत्रिपरिषद की कोई बैठक हो, दोनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री करेगा। अगला है वह केंद्र प्रशासन और विधान संबंधी जो भी कानून है उन कानूनों का संचालन करेगा। केंद्र ने कौन से कानून बनाने हैं, किस संदर्भ में बनाने हैं, किस देश के साथ हमारे कानून अच्छे बनने चाहिए, कौन से देश के साथ हमें कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है, कोई वार्ता करनी है, युद्ध जैसी स्थिति करनी है, इन समस्त प्रकार के कार्यों को संचालित करने का काम भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किसी भी मंत्री द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है और निर्णय जो लिया प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने कहा कि यह मंत्री सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखो, तो ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने का जो काम करेगा वो भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यानी मान लो कोई मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री में शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय लिया कि स्कूल खोलनी है। अब स्कूल खोलनी है इसलिए निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लेने के बाद में राष्ट्रपति कहे कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इसके सामने रखो, तो सभी उस पर एनालिसिस करेंगे, स्कूल इस टाइम खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, बीमारी का क्या हाल चल रहा है, ये सब बातें। या जैसे मान लो किसानों का कोई, इन्होंने निर्णय लिया कि हमने कोई कानून बनाने हैं, बिल बनाने हैं, तो ऐसा विषय भी कोई भी निर्णय हो, उस निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने यदि रखवाने का काम करता है तो वो कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संसद कार्य के संचालन के नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक, दो प्रकार के हो गए ना विधेयक, एक सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक किसे कहोगे? किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो कोई भी सरकारी विधेयक हो, उस सरकारी विधेयक को संसद में लाने का जो काम है, संसद में रखवाने का जो काम है, किसकी देखरेख में होगा? प्रधानमंत्री की देखरेख में होगा। प्रधानमंत्री जैसा चाहेगा, जिसको चाहेगा, जो भी सरकारी विधेयक है, समस्त प्रकार के, जैसे मान लो वित्त है तो वित्त कहां से आना है, ये समस्त प्रकार के कार्य संचालन करना है, वो प्रधानमंत्री की देखरेख में ही किए जाएंगे।
संसद अपने प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। यानी प्रधानमंत्री है सरकार का मुख्य प्रवक्ता का मतलब बोलने वाला। जब भी सरकार का प्रतिनिधित्व जहां भी करना है, बात जहां भी करनी है, सदन में करनी है, विदेशों में करनी है, तो वो समस्त प्रकार के प्रवक्ता का काम, विचार व्यक्त करने का काम, बोलने का काम, अधिघोषणा करने का काम किसका होगा भाई? प्रधानमंत्री का होगा। समस्त प्रकार के कार्यों को संचालन प्रधानमंत्री ही करेगा। शासकीय नीति संबंधी अधिघोषणा करने का काम भी प्रधानमंत्री करता है। शासक ने जो कानून बनाए हैं, कानून बनने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, उसकी अधिघोषणा करनी है कि हमने ऐसा कानून लागू किया है। ये समस्त प्रकार के कानून भी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाएंगे। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र का काम करता है। जो भी राष्ट्रपति सूचना देता है उसको मंत्रिपरिषद को पहुंचाता है। मंत्रिपरिषद ने जो भी कोई फैसला लिया उस फैसले को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। उसके मध्य तालमेल बैठाने का काम, कोई समन्वय का काम, संप्रेषण करने का काम, जोड़ने का जो काम है वो भी कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री करेगा। यानी प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे कार्य हैं, इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक होता है। राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री लोकसभा एवं राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र का काम, क्योंकि दोनों अलग अलग सदन हैं और दोनों सदनों के मध्य भी तालमेल बैठाने, संपर्क सूत्र करने का काम, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने व राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाना है, कब सत्रावसान करना है। संसद का सत्र बुलाना, उनका सत्रावसान करना, उनकी प्रथम बैठक अभिभाषण करना या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करना, ये समस्त प्रकार के जो कार्य हैं, समस्त प्रकार के कार्यों का संचालन है, ये भी कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री ही करेगा। प्रधानमंत्री विदेश नीति के संबंध में जितने भी निर्णय लेने हैं, समस्त प्रकार के निर्णय वही लेगा। किस देश के साथ संबंध करने हैं, अच्छे संबंध बनाने हैं, तनावपूर्ण संबंध करने हैं, किसके साथ व्यापारिक संबंध रखने हैं, किसके साथ सांस्कृतिक संबंध रखने हैं, आदान प्रदान, वस्तु का कितना विनिमय करना है, वस्तु विनिमय प्रणाली अपनानी है या मुद्रा का उन्मूलन करना है, मुद्रा के परचेजिंग पावर को बढ़ाना है, किसी वस्तु को, नए उद्योगों को, नए उद्योग स्थापित करने के लिए कौन कौन से कार्य करने, ये समस्त प्रकार के कार्य किसके होते हैं भाई? प्रधानमंत्री के होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश के विकास में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, देश के विकास को संचालित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री देश की देखरेख करता है, शासन व्यवस्थाओं को संचालित करता है और शासन के स्वरूप को व्यवस्थित करता है। यह था भारत का प्रधानमंत्री की स्थिति, उसका कार्य और पद की व्यवस्था, वो किस प्रकार के प्रमुख कार्य करता है। इसके साथ आपका एक और टॉपिक बचा है और वो है स्थायी कार्यपालक, जिसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईजेएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी सभी एक ही कैटेगरी, यानी सरकारी कर्मचारी, इनके सचिव वगैरह, छोटा सा टॉपिक है और जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।